जय हिंद एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखने चल रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो जैसा कि हमें सॉल्यूशन के बारे में पता है कि सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से, है ना। पिछले लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, इसको बस रिवाइज करा दे रहे हैं, है ना। जिनके पास ये लेक्चर नहीं होगा वो देख लेगा और उसका हो जाएगा। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जो मोर इन अमाउंट, जिसका अमाउंट ज़्यादा हो। मतलब सॉल्यूशन में दो चीज़ें मिलाएंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा क्या रहेगा, वो उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो लेस अमाउंट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, लेस इन अमाउंट। ठीक है, मोर इन अमाउंट और लेस इन अमाउंट। अब इन्हीं दोनों की कहानी होगी पूरे इस कंसंट्रेशन में, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। मतलब सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना मिलेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना पार्ट मिलेगा, वही होगी कंसंट्रेशन। मतलब सॉल्वेंट में कितना है सॉल्यूट, यही होता है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं। कंसंट्रेशन को too many ways to express concentration. Some ways to express concentration. कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के काफ़ी तरीके हैं। इसमें मैंने सबसे पहले बताया था स्ट्रेंथ, जिसकी मैंने यूनिट यहाँ पे ग्राम पर लीटर लिखा था। उसके बाद बोला था मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, और इसी को पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये एक्टिव मास होता है। इसी का एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। और इन तीनों का यूनिट हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। उसके बाद नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का यूनिट लीटर इनवर्स, नॉर्मेलिटी का यूनिट। इसके बाद स्ट्रेंथ हो गया, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, एक्टिव मास, नॉर्मेलिटी। उसके बाद आगे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वेट फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V। W हम डिनोट कर रहे हैं वेट के लिए और V डिनोट कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए। परसेंटेज W/V, W/W, परसेंटेज V/V, और एक और इसमें होता है परसेंटेज V/W। चार ये तरीके हैं। और इसके बाद हमें ppm और ppb, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, और जैसा कि ये है वैसे ये भी होगा पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन का मतलब 10⁶ और बिलियन का मतलब 10⁹। तो ये कुछ हमारे पास तरीके हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो अब इन सब कंसंट्रेशन को जानने से पहले एक बहुत नेसेसरी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी कंसंट्रेशन होंगे तो कंसंट्रेशन हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें दो चीज़ें रहेंगी, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना, ऊपर का और नीचे का। तो ऊपर वाले में हम हमेशा सॉल्यूट के बारे में लिखेंगे, किसके बारे में, और नीचे हमेशा सॉल्यूशन के बारे में। ऊपर सॉल्यूट के बारे में होगा, नीचे सॉल्यूशन के बारे में। केवल एक केस छोड़कर, मोलैरिटी वाला केस, है ना, केवल मोलैरिटी वाले केस को छोड़ के हम ऐसा लिखते हैं। मोलैरिटी में क्या होता है, एक्सेप्ट मोलैरिटी, मोलैरिटी में जो हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला में सॉल्यूट के बारे में होगा और नीचे जो होगा वो सॉल्वेंट के बारे में होगा मोलैरिटी के केस में। और बाकी जितने भी केस हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन में, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन के बारे में होगा।
ठीक है, अब हम आते हैं एक एक को यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ छूट रहा है, हाँ मोलैलिटी मैंने लिखना छोड़ दिया है। मोलैलिटी भी होता है एक, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़, अब यही सारे कंसंट्रेशन हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आगे काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला मैंने लिखा था स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ को कैसे नोट करेंगे? ग्राम पर लीटर से। अब स्ट्रेंथ को लिखेंगे एस, इसका यूनिट है ग्राम पर लीटर। ऊपर क्या लिखेंगे? ग्राम है, ग्राम किसका रहेगा? सोल्यूट का। तो ग्राम मतलब वेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। और नीचे मैंने क्या बोला था कि नीचे क्या रहेगा? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन वो भी लिखा है किसमें? लीटर में। तो लीटर का मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में। स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या बनेगा यहाँ से? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ग्राम पर लीटर। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज़ मैंने लिखा था मोलैरिटी। मोलैरिटी में उसका मैंने यूनिट लिखा था मोलैरिटी का, मोल पर लीटर। मोल मतलब मोल किसका? सोल्यूट का। तो यहाँ पे मोल को हम दिखाएंगे नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, एन से नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। नीचे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये क्या रहेगा? मोल। फाइनली जो इसका यूनिट बनेगा मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को हम कहीं कहीं कैपिटल M दिखाएंगे या इसी को हम बोलेंगे मोलर। ठीक। थर्ड चीज़, तीसरी, मोलैलिटी। मोलैलिटी एक्सेप्शन वाला केस है, ऊपर सोल्यूट रहेगा लेकिन नीचे क्या रहेगा? सॉल्वेंट। और मोलैलिटी का जो यूनिट होगा, मोलैलिटी का यूनिट मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो मोल किसके लिए है? सोल्यूट के लिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई केजी मतलब वेट, वेट किसका? सॉल्वेंट का। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये किस में होगा? मोल में। मोल पर केजी को ही हम स्मॉल m से दिखाते हैं मोलल, या इसी को हम लिखते हैं मोलल, मोलल। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो गई हमारे पास, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी और मोलैलिटी। अगर कहीं दिया है, एज एग्जांपल समझते हैं, 5 ग्राम पर लीटर, तो 5 ग्राम पर लीटर का क्या मतलब है? 5 ग्राम सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ये है कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन का एक तरीका है। 5 ग्राम पर लीटर लिखा है, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में आपने सोल्यूट कितना मिलाया है? 5 ग्राम, 5 ग्राम। अगर यहाँ पे मान लीजिए लिखा है, हम मोलैरिटी देखते हैं, अगर लिखा है 5 m सोल्यूशन या 5 मोलर सोल्यूशन, या ऐसे लिखा हो 5 मोल पर लीटर सोल्यूशन, तीनों का मतलब एक ही रहेगा क्योंकि तीनों एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में 5 मोल, ये है मोलैरिटी। अगर 1 लीटर सोल्यूशन में 5 ग्राम तो ये स्ट्रेंथ है। 1 लीटर सोल्यूशन में 5 मोल तो ये क्या है? मोलैरिटी। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, अगर 5 m सोल्यूशन हो, स्मॉल m मतलब मोलर, मोलल, 5 मोलल, 5 मोलल सोल्यूशन या 5 मोल पर केजी सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 मोल सोल्यूट इन 1 kg, ये अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में 5 मोल सोल्यूट, ये है मोलैलिटी। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है ये स्ट्रेंथ,
मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है, अब आगे हमारा अगला केस है नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का मैंने यूनिट क्या लिखा था? लीटर इनवर्स। लीटर इनवर्स। नॉर्मेलिटी थोड़ा इन तीनों से अलग होता है। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि नंबर है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस यही एक अंतर हो जाता है यहाँ पे, लीटर। तो इसका कोई यूनिट होगा नहीं, नीचे लीटर है तो इसका हम फाइनली यूनिट क्या लिखेंगे? लीटर इनवर्स। तो यहाँ पे एक नई चीज़ मिल रही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे एक चीज़, वेट ऑफ सॉल्यूट तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये गिवन रहेगा कितना वेट है। जैसे यहाँ पे भी वेट ऑफ सॉल्यूट दे रहे हैं, है ना? तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, मतलब सॉल्यूट ग्राम में मिलाया गया है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये इक्विवेलेंट वेट क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? तो ये हम समझते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलिकुलर वेट भी हो सकता है और एटॉमिक वेट भी हो सकता है। अगर कंपाउंड है तो मोलिकुलर वेट लिखेंगे, और एलिमेंट है तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एटॉमिक वेट। और उसको डिवाइड किया जाता है, एक फैक्टर आता है जेड। जेड एक नंबर बस यूज कर रहे हैं ऐसे ही, है ना? मतलब एक नंबर है, और वो नंबर क्या है आगे उसको हम देखते हैं। मैंने क्या लिखा है एक बार और समझते हैं नॉर्मेलिटी को। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट। और वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? वेट ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करते हैं किससे? इक्विवेलेंट वेट से। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट या एटॉमिक वेट ऑफ सॉल्यूट। एलिमेंट के केस में हम एटॉमिक वेट लिखेंगे, और मॉलिक्यूल के केस में हम क्या लिखेंगे? मोलिकुलर वेट। और उसको डिवाइड करेंगे जेड से। ठीक, अब यहाँ पे जेड हमारा फंस रहा है कि जेड क्या चीज़ है। जेड हमारा अगर पता चल जाए तो हम नॉर्मेलिटी भी डिफाइन अच्छे से कर लेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूँ, आगे देखते हैं जेड क्या है। जेड मैंने क्या बोला है? एक नंबर है। अब ये कैसा नंबर है? जेड, जेड क्या है? जेड यहाँ पे एसिडिटी होगा इन केस ऑफ एसिडिटी ऑफ ए बेस। बेसिसिटी होगा, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। और एक चीज़ और, वैलेंसी, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी ऑफ एन आयन और आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और वैलेंसी ऑफ एन आयन और आयनिक कंपाउंड। ये चीज़ क्या हो गया? जेड। हम जेड यहाँ पे निकाल रहे हैं किसके लिए? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए। अब यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि बेस, बेस वो चीज़ होती है जो एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस देता है, जैसे NaOH हो गया, या CaOH ट्वाइस हो गया, या AlOH थ्राइस हो गया। इसकी एसिडिटी 1 है क्योंकि ये एक ही OH माइनस आयंस निकाल पाएगा। इसकी है 2, AlOH थ्राइस की है 3। तो यहाँ पे ये नंबर हमें पता चल रहा है कि अगर NaOH किसी सोल्यूशन में दिया हुआ है और उसका इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट को जेड से डिवाइड करेंगे, और जेड NaOH के लिए कितना है? 1।
अगर CaOH ट्वाइस है तो उसके लिए जेड कितना है 2, AlOH थ्राइस है तो उसके लिए जेड कितना है 3। यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गया है। बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी होती है एसिड के लिए। तो एसिड, जैसे एसिड है HCl या HCl हो गया हमारा, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, यहाँ पे H3PO3 हो गया, H3PO2 हो गया, CH3COOH हो गया। ये सब एसिड हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं? H+ आयंस। तो ये H+ आयन केवल एक ही देगा, हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं देखना है कि H कितना है, वो नहीं देखना है, H+ आयन कितना देता है वो देखना है। तो HCl 1 देता है, ये निकलता है 2, ये निकलता है 3, ये देता है 2, ये देता है 1, और ये इसका भी निकलता है 1। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 H+ आयन देता है, H2SO4 2 H+ आयन देता है, H3PO4 3 H+ आयन देगा, H3PO3 2 H+ आयन देगा, H3PO2 एक H+ आयन देगा, और CH3COOH 1 H+ आयन देगा। तो यहाँ Z की वैल्यू आपको यहाँ देख के ये पता चल रही है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बैलेंसी आपको पता है बैलेंसी क्या होता है किसी भी कंपाउंड का। जैसे यहाँ पे अगर देखें बैलेंसी, NaOH की बैलेंसी कितनी है? Na+ का 1 होगा, OH- का 1 होगा, Ca का 2 होगा, OH- का यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे Ca+ का 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वो समझ में आ रहा है कि बैलेंसी फैक्टर क्या है ना। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नॉर्मेलिटी में एक बार और रिवाइज करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, उसको डिवाइड करेंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करेंगे किससे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट से। ये गिवन रहेगा। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जेड क्या है। मोलिकुलर वेट आप सबको पता होता है, मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट सबको पता होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये है हमारा पूरा नॉर्मेलिटी का केस। नॉर्मेलिटी को जैसे मैं हम यहाँ पे लिटर इनवर्स लिखे थे, इसको हम नॉर्मेलिटी को n से भी दिखाते हैं, n से, और इसको बोलते हैं नॉर्मल। जैसे मोलर था, बीच में कैपिटल N दिखा रहे थे और इसको मोलर बोल रहे थे, और यहाँ पे इसी को हम कैपिटल N से दिखाएंगे यूनिट को, और इसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, इतना बात क्लियर? होप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, नमस्कार, जय हिंद।